अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट फॉर्म्स। अंडर वेरियस मार्केट फॉर्म्स में सबसे पहले हम लोग करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें हमने क्या किया था कि कोई भी जो फॉर्म है वो फॉर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है प्राइस डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, जबकि फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। दे हैव टू एक्सेप्ट। ये हमारे पास अगर इंडस्ट्री है, ये डिमांड और सप्लाई कर्व है, तो ये प्राइस और ये क्वांटिटी, इसमें यहाँ पर ये फिक्स हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि OP इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, OQ क्वांटिटी हो गई। जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी को इसी आउटपुट में खुद को एडजस्ट करना है और यही प्राइस उन सारी फर्म्स को एक्सेप्ट करना है। यही प्राइस, यही उनका प्राइस होगा OP, यही उनका AR कर्व होगा, यही MR होगा और यही डिमांड कर्व होगा। तो हर फर्म के लिए यही रहेगा। दे कांट चेंज प्राइस, क्योंकि हमने कहा था कि उनके पास ऐसी कोई पावर ही नहीं होती कि वो प्राइस को चेंज कर सके। अब उन्हें ये देखना है कि इस प्राइस पे वो इतना आउटपुट दें, इतना आउटपुट दें। OQ से ऊपर नहीं दे सकते। तो जितना OQ, अब वो उनको डिसाइड करना है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में हम ये कहते हैं कि आखिर वो कितना देंगे। वो इतना देंगे जहां पर उनकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी MR इज इक्वल टू MC। अगर फॉर एनी टाइम MR इज मोर देन MC तो वो एक इंसेंटिव है। ठीक है, और इंसेंटिव है तो फर्म के पास एक्सपेंशन का एक चांस है। लेकिन अगर MR इज लेस देन MC तो इसका मतलब उसको अपना आउटपुट रिड्यूस करना पड़ेगा। प्राइस में वो कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। MR जो है वो आपका प्राइस के इक्वल है, उसको वो चेंज नहीं कर सकते, उनको वही लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये उनका MR है जो इंडस्ट्री ने सेट करके दिया और ये उनका MC है, तो ये दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। जो हमारा पॉइंट A है वहां पर भी MR इज इक्वल टू MC है और हमारा पॉइंट B पर भी MR इज इक्वल टू MC है। तो ऐसे में दूसरी कंडीशन आती है। क्या है दूसरी कंडीशन? MC मस्ट बी राइजिंग। MC को राइजिंग साइड पे होना चाहिए। अब जैसे ही हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगाई, हम एकदम से क्या कह सकते हैं, पॉइंट B हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है ना, पॉइंट B हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो फर्स्ट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे रहते तो अभी तो उसकी कॉस्ट कम हो रही है ना। अभी तो MR ज्यादा है। अगर उसका MR ज्यादा है MC से तो उसके पास इंसेंटिव है टू इंक्रीज आउटपुट। लेकिन अब यहाँ पे अगर उसकी MC ज्यादा हो रही है MR से, यानी कि कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो वो यहीं पे रुक जाएगा।
वो अपनी कॉस्ट को ज्यादा क्यों करेगा? दूसरा लॉजिकल रीजन हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर उसको ज्यादा मार्केट शेयर पे, इतने मार्केट शेयर पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो वो कम मार्केट शेयर पे क्यों टिकेगा, क्यों यहाँ रुकेगा वो? ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पर हमें कहते हैं कि किसी भी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे कोई भी कॉम्पिटिटिव फर्म इस तरह से अर्न करती है। दूसरा हम ये कहते हैं कि जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा ऐसे होता है। तो जो हमारा MC कर्व है इज अ सप्लाई कर्व फॉर परफेक्ट कंपटीशन। फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, किसी भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज सप्लाई कर्व। ठीक है, अब अगर उन्हें प्राइस डिटरमिन करना है तो कुछ प्रिंसिपल हैं जो जब मैं आप लोगों को पहले रेवेन्यू वाला चैप्टर करवा रही थी तो रेवेन्यू वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे करेंगे। तो उसी चैप्टर में आपके 2 प्रिंसिपल्स हैं जो हम अब करेंगे क्योंकि वो अब काम आएंगे। बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, दो प्रिंसिपल्स हैं ये। प्रिंसिपल 1 ये कहता है अ फर्म should not reduce at all if its total variable cost are not met। अगर किसी भी फर्म की टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मेट हो रही, मतलब इवन इन शॉर्ट रन इतना तो होना ही चाहिए कि उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मेट हो, इतनी तो उसके इनकम हो कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए। मान लो हमने कहा ये MR है, ये MC है और ये हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया। अब अगर मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो यूं जा रहा है, तो फिर अभी तो कहीं से इसको टच ही नहीं कर रहा ना, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी यहाँ कैसे हो सकती है? उसके मिनिमम पॉइंट से MC को कट करना चाहिए। लेकिन अगर इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है तो, या मैं इसको ऐसे कह दूं यहां से ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आ गया, यहां इसके मिनिमम पॉइंट पे MC ने कट भी कर दिया, तो जो हमारा MC एंड ABC का रिलेशन था वो भी एस्टैब्लिश हो गया, जो हमारा MR MC का रिलेशनशिप था वो भी एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन अगर मैं इस प्राइस लाइन को आगे बढ़ाऊं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये मेरा प्राइस है जबकि मेरी कॉस्ट यहाँ पे कवर होगी इस प्राइस पे, तो इतना क्या हो गया, फर्म को लॉस हो रहा है। यानी कि इस प्राइस पे फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट तक मीट नहीं कर पा रही है।
तो अगर एक फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मीट कर पाई तो ऐसे में हमें वहां पे प्रोडक्शन उसी समय रोक देनी होगी। कोई भी फर्म इस पॉइंट पे काम नहीं कर सकती। तो इस फर्म को यहाँ पे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि दे शुड शट डाउन देयर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको एटलीस्ट उनकी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में। हाँ, अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है और टोटल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो रही तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे? ये मेरी एटीसी है, ये मेरी एबीसी है, इसके मिनिमम पॉइंट यहाँ आया, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ आया, ये मेरा एमसी, यहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम फिक्स हो गया जहां पर एम और एमसी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ये प्रॉफिट है, बेसिकली टोटल कॉस्ट यहां कवर हो रही है, ये प्राइस है, ये P1 और ये P2। तो P1 पे हमारा एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर्स, एवरेज टोटल कॉस्ट डू नॉट कवर। तो ऐसे में बिजनेस में कंटिन्यू प्रोडक्शन, यहां पर वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है दूसरे प्रिंसिपल ने कहा द फर्म will be making maximum profits by expanding output to the level where marginal revenue is equal to marginal cost। उन्होंने कहा ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों जब इक्वल होंगे तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये हमने अभी ऊपर कंडीशन में भी किया ही था कि इनकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही ये होती है। कैसे? हमने इस डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो हम एक स्ट्रेट लाइन करके कहते हैं ये हमारा MR है और ये हमारा MC है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बजाय डिक्रीजिंग MR ले लिया, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली चीज ले लिया। यहां से एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, जितना ये OQ1 है EQ1 है, उसी EQ1 के बराबर हमने FQ2 एक लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल इसके बराबर ये। ठीक है, तो अगर मैं अपना प्रॉफिट कर्व बनाऊं
ये मेरा प्रॉफिट कर्व होगा। ये प्रॉफिट कर्व क्या कह रहा है कि ये पूरा एरिया वो है जहां पर MR इज मोर देन MC, तो वो प्रोडक्शन को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। लेकिन जैसे ही MR लेस देन MC हो गया, यहाँ पे ये एक पॉइंट है जहां पर MR इज इक्वल टू MC है, और इस पॉइंट के नीचे MR इज लेस देन MC, तो वो यहीं पर ही इसी पॉइंट पे रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो हमारी कंडीशन आई थी अभी कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन वहां होता है जहां MR इज इक्वल टू MC होता है, ये इस वाले बिहेवियरल प्रिंसिपल की वजह से आई थी। ठीक है, तो जो भी हमारा शॉर्ट रन में आएगा वो हमेशा MR इज इक्वल टू MC से आएगा। तो अब इन सारी बातों की ये बात आई कि इसका मतलब क्या, कोई भी फर्म कैन इन शॉर्ट रन perfectly competitive firm earns abnormal profit? इसका आंसर सोचो जरा, क्या होगा? क्या वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है? डेफिनेटली यस। ये जो उसने अभी प्रॉफिट अर्न किया, अगर उसका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व यहां है और उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहां है, तो उस पॉइंट से ये इक्विलिब्रियम बन गया। तो जो ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट ने कॉस्ट लाइन को जहां कट किया, तो जितना ये पोर्शन है P1 EA P2, ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये सारा का सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ही है, क्योंकि फर्म्स एग्जिट या एंटर शॉर्ट रन में अचानक से नहीं कर पाएंगी। तो वो जितनी भी फर्म्स एग्जिस्टिंग है, दे विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट में जो हमारा एंटरप्रेन्योर वाला फैक्टर है, 4 फैक्टर्स होते हैं टोटल कॉस्ट के। जो हमारी कॉस्ट है उसमें हम क्या कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिल रहे हैं, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये तो ऑलरेडी हमारे इस कॉस्ट के पार्ट हैं ही। ये नॉर्मल प्रॉफिट तो उनको मिल ही रहा है, वो तो हमने इंक्लूड कॉस्ट में ही कर लिया। अब जो भी कुछ ही प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं कि उनका रेवेन्यू MR इज इक्वल टू MC यहां आ रहा है, तो यानी कि वो इतना प्राइस ले रहे हैं, OP1 इक्विलिब्रियम प्राइस है उनका, जबकि उनकी कॉस्ट कवर हो रही है OP2। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट पर यूनिट इज P1 P2, आउटपुट OQ1 that is equal to P2A that is equal to P1E। तो हमारा प्रॉफिट पर यूनिट P1 P2 और वी कैन से EA। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट होता है प्रॉफिट
पर यूनिट इनटू टोटल आउटपुट। एमसीक्यूज में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब एक इस डायग्राम से हजारों क्वेश्चंस निकल कर आ जाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूडेड है यहाँ पर ही P1 पे ही, तो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट से P1 P2 AE। प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, प्रॉफिट पर यूनिट के बाद हमारे पास टोटल आउटपुट कितना है, तो प्रॉफिट पर यूनिट इज P1 P2 मल्टीप्लाइड बाय OQ1, दैट इज OQ1 को लेंगे तो वो उसके पैरेलल है, यानी कि P1 P2 P2A, तो P1 P2A एंड E। टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितनी है इस डायग्राम में, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास, या वैल्यू ऑफ सेल या मार्केट वैल्यू पूछ लें, एक ही बात है, वो है O P1 E Q1, पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया। फिर अगर इसमें तुमसे ये पूछ लें कि टोटल कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट है ये, यानी कि OP2AQ1। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है OP2। रेवेन्यू पर यूनिट कितना है OP1। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। यही डायग्राम अगर कुछ इस तरह से बनता, ये तुम्हारा ATC MC MR, तो ये तुम्हारा बनता नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये तुम्हारे हो जाते लॉसेस, ठीक है। तो इस तरह से आता है ये, गॉट इट। देखो ये तो हमने अभी तक शॉर्ट रन किया था, अब अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, जो भी हमारे ये जो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारे बहुत सारे SMCs को लेके बनता है, SACs को, और जो हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को लेके बनता है। तो ये एक पॉइंट है जहां पर LAC SMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू LMC। यही हमारा प्राइस और यही हमारा MR, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, क्योंकि अभी तक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, MR MC इज इक्वल टू P, ठीक है। तो अगर ये हमारा MR MC AC सब कुछ हमारा इक्वल आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया P1। ये दूसरा हमारा P आ गया, जहां पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये कट कर रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे कर रहा है, तो एक प्राइस ये वाला फिक्स हो गया।
तो ये जो हमारे पास था ये शॉर्ट रन वाला प्रॉफिट है, ये शॉर्ट रन का है। लॉन्ग रन में हमने कहा कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो फर्म एग्जिट कर जाएंगी। जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उनको देख के फर्म अट्रैक्ट हो जाएंगी और नई फर्म्स आ जाएंगी। तो बेसिकली लॉन्ग रन में कोई भी फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर ही नहीं सकती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें, इस डायग्राम को हम शॉर्ट में बनाना चाहें, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां पर नो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, नो एबनॉर्मल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉसेस नहीं आएंगे। लॉन्ग रन में कोई भी कॉम्पिटिटिव फर्म ऐसा नहीं कर सकती। तो इस डायग्राम को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ये मेरा डिमांड और सप्लाई कर्व, ये मेरा पी, ए आर और एम आर। ठीक है ना, एल ए सी, एस ए सी, एस एम सी, LMC, सब कुछ यहीं, जितने भी कर्व हैं वो सब यहीं पर ही एक दूसरे को कर रहे हैं। तो यानी कि मिनिमम फीजिबल कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारी मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट है कहाँ पे, और यहाँ पर ही हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है। ठीक है ना, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स निकलेंगे इसको हम ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, जितने भी हमारी नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो ऑप्टिमम है, मतलब इतनी ही नंबर ऑफ फॉर्म्स एक्चुअली में होनी चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं। तो यहाँ पर एक लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं देती। रियल लाइफ में नॉट फाउंड इन रियल लाइफ, ऐसी कोई भी परफेक्टली मार्केट नहीं है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो। मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, बट परफेक्ट कंपटीशन कभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है।